सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है इस वीक के सेंटेंस ब्रेकिंग सेशन की क्लास में। आपकी फेवरेट क्लास होती है, हर सैटरडे को मैं इसको लाता हूँ। अब इस क्लास को क्यों लाता हूँ मैं? देखो, बहुत लोगों की प्रॉब्लम यही है कि हमने कोचिंग तो पूरी कर ली है इंग्लिश की, लेकिन अभी भी नंबर नहीं आ रहे हैं। रीज़न क्या है? इंग्लिश सीखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कोचिंग करके रट्टे मार लेना सारे रूल्स के, ये तरीका कुछ हद तक कामयाब हो जाता है। दूसरा तरीका है जिसमें एक भी रूल का रट्टा ना मारा जाए और हर चीज़ में लॉजिक समझा जाए इंग्लिश के अंदर। ये फुल प्रूफ मेथड होता है, इसके बाद इंग्लिश में कुछ रह नहीं जाता। मैं इसमें यकीन करता हूँ और इन क्लासेस के ज़रिए इसी सेशन से, मतलब इसी मेथड से मैं आपको अवेयर करवाता हूँ। तो आज भी वही करेंगे। मैं सेंटेंसेस पकड़ रहा हूँ द हिंदू के, उन सेंटेंसेस के हर वर्ड को ब्रेक करता हुआ जाऊँगा। जब वर्ड्स ब्रेक हो जाते हैं ना, तो वो खुद बोलते हैं सेंटेंस में एरर क्या है और कैसे एरर्स को दूर किया जाए। शुरू करें। देखिए, आज का पूरे सारे के सारे जो आपको सेंटेंसेस मिलेंगे द हिंदू के हैं, पुराने एडिटोरियल्स के, आज के 1 साल 2 साल पुराने। ये फर्स्ट सेंटेंस है। हर सेंटेंस में आपको कुछ हिडन एरर्स मिलेगी। पहले क्या करना है, सेंटेंसेस को हमें ट्रांसलेट करना है और फिर हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करके जानेंगे कहाँ पे कौन सी एरर रखी हुई है। कह रहा है, इन द अफेक्टिव डोमेन इंगेजमेंट इन फिजिकल एक्टिविटी हैज़ बिन पॉजिटिवली एसोसिएटेड विथ न्यूमरस डिमेंशंस ऑफ psychological and emotional development, yet the mechanisms through which these benefits are usually occurred are lesser clear। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मीनिंग में। कह रहा है अफेक्टिव डोमेन में, डोमेन का मतलब होता है दायरा या एरिया। अफेक्टिव का मतलब है जो चीज़ रिलेटेड हो आपके अफेक्शन से। अफेक्शन मतलब आपका प्यार और आपका इमोशन। तो कह रहा है इमोशनल फील्ड के अंदर, हमारे इमोशंस के दायरे के अंदर हुआ क्या, जो इंगेजमेंट है, जो कनेक्शन है, और किसके साथ? फिजिकल एक्टिविटी के साथ। आप फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज होते हो, कुछ काम करते हो, है ना, एक्सरसाइज करते हो। कह रहे ये इंगेजमेंट जो है पॉजिटिवली एसोसिएट हुआ है पैसिव वॉइस में, सकारात्मक तौर पे इसको हमें जोड़ा हुआ है। और किसके साथ? बहुत सारी डायमेंशंस के साथ में, बहुत सारे पहलुओं के साथ में, साइकोलॉजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट के। तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपकी साइकोलॉजिकल, मानसिक और आपकी भावुक डेवलपमेंट भी हो रही है। तो ऐसा है अफेक्टिव डोमेन के अंदर दोनों का रिश्ता। कह रहे फिर भी येट जो मैकेनिज्म्स हैं, जो रिश्ते हैं, थ्रू विच, जिनके जरिए ये जो ऊपर वाले बेनिफिट्स हैं अक्सर जो अकर होते हैं, ये बेनिफिट जो है हमारे सामने आते हैं, ये लेसर क्लियर हैं, अपने आप में कम साफ हैं। समझे सेंटेंस को? कह रहा है अफेक्टिव डोमेन के अंदर फिजिकल एक्टिविटी करना जो है, उसमें जो इंगेजमेंट है वो सकारात्मक तौर पे जोड़ी जा सकती है बहुत अच्छे डिमेंशंस के साथ में, बहुत सारे डिमेंशंस के साथ में, पहलुओं के साथ में, हमारे भावुक और मानसिक विकास के साथ। लेकिन फिर भी जो सिस्टम है जिसके ज़रिए ये बेनिफिट्स हमारे भावुक और मानसिक पहलुओं को मिलते हैं, डेवलपमेंट को मिलते हैं, ये कैसे अकर होते हैं, ये चीज़ अभी भी कम क्लियर है, बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। अब करेंगे इस सेंटेंस को ब्रेक, और ब्रेक करके देखना है कहाँ पे कौन कौन सी एरर्स रखी हैं। लेकिन उससे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है, उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो Y8010 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। चलिए, सभी नाउन्स आपको मिलेंगे ग्रीन कलर में, सभी कंजंक्शन मिलेगी येलो कलर में, कलर्स देखते जाओ ऊपर। एडवर्ब मिलेगी पिंक कलर में, एडजेक्टिव मिलेगा ब्लू कलर में, और रेड कलर में आपको मिलेगी सारी की सारी वर्ब्स। ये सब पहचानना ज़्यादा मुश्किल है नहीं अगर आप रोज़ एडिटोरियल्स पढ़ते हो। कंजंक्शन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, बेसिक वाली ग्रामर सीरीज़ में भी आपको करवा चुका हूँ, है ना। चलो, 3 रूल्स को हमें फॉलो करना है। रूल नंबर 1, हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट ज़रूर होगा कम से कम। रूल नंबर 2, जितने सब्जेक्ट होंगे उससे ज़्यादा या एटलीस्ट उतनी वर्ब्स होंगी। मान लो 5 सब्जेक्ट हैं तो कम से कम 5 वर्ब्स ज़रूर होंगी, 5 की जगह 15 भी हो सकती हैं, है ना। मिनिमम 5 होंगी 5 सब्जेक्ट के लिए। रूल नंबर 3, ये जो आप डार्क ब्लैक में देख रहे हो ना, इन है, ऑफ है, विद है, बाय है, ये सब की सब कहलाती हैं प्रेपोजिशन। हर प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? जो सब्जेक्ट बनेगा, नाउन है, वही ऑब्जेक्ट बनने का काम भी करता है। नाउन जो है ना ग्रीन कलर वाले, यही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से एक चीज़ को बनेंगे। अब मैं इसको ब्रेक करने वाला हूँ। इन प्रेपोजिशन होती है
ऑन है, इन है, बाय है, विद है ना, ये सारी की सारी कहलाती हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन का काम होता है सेंटेंस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना। अब ये इन लगा के बता रहा है किसी चीज़ के अंदर क्या है। टेक्निकल लैंग्वेज में इस इन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो डोमेन नाम का नाउन बनने वाला है। अब देखो डोमेन के लिए हमने अफेक्टिव नाम का एडजेक्टिव यूज़ किया है। ये डोमेन फिजिकल डोमेन भी हो सकता था, लेकिन हम बात कर रहे हैं इमोशनल डोमेन की। डोमेन का मतलब है दायरा, स्कोप, इमोशनल हो गया अफेक्टिव एक एडजेक्टिव। तो ये इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है डोमेन। आगे बढ़ो। अब रूल नंबर 1 के हिसाब से आपको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट बनेगा इंगेजमेंट नाम का नाउन। याद रखें ग्रीन वाले नाउन्स हैं, यही प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनते हैं और यही सब्जेक्ट भी बनते हैं। अब आपको यहाँ पे मिल गया सेंटेंस का सब्जेक्ट नंबर 1। समझ गए। रूल नंबर 2 क्या कहता है, सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब जरूर होगी। आगे बढ़ो। आगे फिर से प्रेपोजिशन आ गई इन नाम की, वर्ब आपको मिली नहीं। इस इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है एक्टिविटी नाम का ये वाला नाउन। और एक्टिविटी कैसी है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल नहीं है, मेंटल नहीं है, फिजिकल है। फिजिकल एक एडजेक्टिव है, एक्टिविटी को मॉडिफाई कर रहा है। तो इन प्रेपोजिशन ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। अब देखो इंगेजमेंट के लिए हमें वर्ब चाहिए। हैज़ बिन एसोसिएटेड, पैसिव वॉइस परफेक्ट टेंस, हैज़ बिन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इंगेजमेंट के ऊपर काम हुआ है, इंगेजमेंट को एसोसिएट विद किया गया है, जोड़ा गया है। समझ गए ना। तो ये इंगेजमेंट सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है हैज़ बिन एसोसिएटेड। ठीक है। पॉजिटिवली एक एडवर्ब है। कैसे एसोसिएट किया गया भाई, एडवर्ब ऑफ मैनर बता रही है किसी काम के तरीके को पॉजिटिवली, है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर, सकारात्मक तरीके से एसोसिएट किया गया है। एसोसिएट का मतलब होता है जोड़ना। आगे बढ़ो। विद प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है डायमेंशंस, कॉमन नाउन है, पीछे ऐसा है। डायमेंशंस है बहुत सारी, 1 2 नहीं, 1 2 5 10 नहीं, न्यूमरस, मतलब बहुत सारी। ये न्यूमरस एडजेक्टिव ने डायमेंशन को परिभाषित किया, इस डायमेंशन को मॉडिफाई कर दिया। और आगे बढ़ो। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है डेवलपमेंट। अब देखो डेवलपमेंट कैसी कैसी है, साइकोलॉजिकल और इमोशनल। साइकोलॉजिकल और इमोशनल दो एडजेक्टिव एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। कंजंक्शन का यही काम होता है एंड का, दो एडजेक्टिव को, दो नाउन को, दो वर्ब को, दो क्लोज को, है ना, दो एडवर्ब्स को आपस में मैच करवाना। इसकी खासियत भी यही है, ये जो पहले वाला होगा वही बाद वाला होगा, दोनों को सेम रखेगी, है ना। साइकोलॉजिकल भी एक एडजेक्टिव है, इमोशनल भी एक एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव डेवलपमेंट नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं और डेवलपमेंट इस ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब देखो इतना एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर येट के बाद का आगे पढ़ना है। इन प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है डोमेन। डोमेन एक नाउन है, ये नाउन इसका ऑब्जेक्ट बन गया, इसलिए हमारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अफेक्टिव एक एडजेक्टिव है, डोमेन को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो कॉमा के बाद क्लोज शुरू हुआ, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट नंबर 1 इंगेजमेंट। इसकी वर्ब पढ़ी है हैज़ बिन एसोसिएटेड और पॉजिटिवली ने इस वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, पॉजिटिवली एडवर्ब बन गई। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया एक्टिविटी। एक्टिविटी है फिजिकल, ये फिजिकल नाम का एडजेक्टिव एक्टिविटी को मॉडिफाई कर गया। विद प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है डायमेंशंस, एक कॉमन नाउन है, प्लूरल है और इस डायमेंशन को मॉडिफाई कर दिया न्यूमरस नाम के एडजेक्टिव ने। और प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है डेवलपमेंट नाम का नाउन, लेकिन इस नाउन को दो एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहे हैं। दो कैसे आगे, बीच में एंड लगा हुआ है, इसलिए दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने एंड कंजंक्शन से। अब आगे बढ़ो। येट होती है एक कंजंक्शन, येट एक एडवर्ब भी है, येट एक कंजंक्शन भी है, लेकिन जब इसका मतलब आए ना फिर भी तब ये कंजंक्शन का काम करती है। समझ गए ना। तो ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट आएगा नया। अब देखो सब्जेक्ट नंबर 2 आया मैकेनिज्म्स। समझो कंजंक्शन का काम क्या होता है, जनरली दो क्लोज को मिलाना। तो इस येट के बाद में क्लोज नंबर 2 का सब्जेक्ट नंबर 2, ये सब्जेक्ट नंबर 1 था ना, ये 2 आ गया मैकेनिज्म। अब देखो थ्रू विच भी एक कंजंक्शन होती है, इसके बाद में जो नाउन आया ये है सब्जेक्ट नंबर 3। आप याद रखना हु विच दैट हुम वट सब रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु विच दैट हुम वट इनके आगे थ्रू लगा दो, बाय लगा दो, है ना, फ्रॉम लगा दो, ये पूरा ही रिलेटिव प्रोनाउन जो है, रिलेटिव जो है कंजंक्शन बना लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन दोनों का मिक्सचर होता है। तो थ्रू विच है, बाय विच है, इन विच है, ये सब के सब रिलेटिव प्रोनाउन वाली ही कंजंक्शंस बनाती हैं। कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट नंबर 3 आया, इसकी वर्ब है आर, वर्ब नंबर 3 अकड, है ना, ये हेल्पिंग और ये मेन वर्ब। अब ध्यान से देखना, सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब तो हमें मिली नहीं, ये सब्जेक्ट नंबर 3 है, ये कंजंक्शन पहली से सब्जेक्ट 2 जुड़ गया, ये कंजंक्शन दूसरी से सब्जेक्ट नंबर 3 जुड़ गया। अब सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब जो है ना वो यहाँ रखिए आर, वर्ब नंबर 2, और आर जो है एक लिंक वर्ब है, इज एम आर वोज वर, इज एम आर वोज वर अकेले आ जाएं, लिंक वर्ब का काम करते हैं, अपने बाद नाउन या एडजेक्टिव को लेते हैं जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो मैकेनिज्म का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्लियर नाम का एडजेक्टिव। इस क्लियर को लेसर नाम के
एडवर्ब ने मॉडिफाई किया, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम करती है जो है एडवर्ब्स। देखो थोड़ा सा मैंने ना फ्लो में आपको बता दिया, अब मैं फटाफट सब्जेक्ट वर्ब को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया होगा उसको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट नंबर 1 है एंगेजमेंट, इसकी वर्ब नंबर 1 है हैज़ बिन एसोसिएटेड। सब्जेक्ट नंबर 2 है येट कंजंक्शन के बाद मैकेनिज्म्स, और इसकी वर्ब है आर। सब्जेक्ट नंबर 3 थ्रू विच कंजंक्शन के बाद बेनिफिट्स, और इसकी वर्ब है आर अकर्ड, पैसिव वॉइस में वर्ब नंबर 3। बाकी सब आप जोड़ लेना, इन का ऑब्जेक्ट हो गया ये, इस इन का ऑब्जेक्ट हो गया एक्टिविटी, इस विद का ऑब्जेक्ट हो गया डायमेंशंस, इस ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया डेवलपमेंट, ये सब एडजेक्टिव हैं, नाउन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। चलो यूजली भी एक एडवर्ब होती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कब अकर होते हैं? यूजली, अक्सर एक अकर होते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रही है कौन सा काम कितनी बार होता है, यूजली है, ऑलवेज है, नेवर है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एरर को ढूंढे, चलो सबसे पहला रूल क्या कहता है, जो भी एडवर्ब मेन वर्ब से पहले आप लगाओ, या तो एडवर्ब को सेंटेंस के लास्ट में लगाओ या सेंटेंस के शुरू में लगाओ। अगर बीच में लगा रहे हो तो 2 रूल्स हैं एडवर्ब्स के। पहला रूल क्या है, एडवर्ब कभी भी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आती, समझ रहे हो ना, वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी एडवर्ब नहीं आती। दूसरा रूल क्या है, एडवर्ब अगर वर्ब फ्रेज के अंदर आ रही हो तो हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखी जाती है। यहाँ पे मान लो 5 हेल्पिंग वर्ब्स होती, 4 भी होती, पहली वाली के बाद में एडवर्ब को लिखा जाए, कभी भी बिन के बाद में आप एडवर्ब को नहीं देखोगे, है ना। तो एरर नंबर 1 क्या है, एडवर्ब को फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखना था, अगर यही पोजीशन उसकी बनानी है, समझ गए ना। या तो इसको लास्ट में ले जाओ तो भी चलेगा, लेकिन अगर मेन वर्ब से पहले रखना चाह रहे हो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये होगी आपकी एरर नंबर 1। अब आ जाओ एरर नंबर 2, मैं भी देख लेता हूँ। दीज बेनिफिट्स आर यूजली अकर्ड, ये है पैसिव वॉइस। बेनिफिट के ऊपर काम हो रहा है, अगर करवाया जा रहा है। अगर का मतलब होता है हैपन होना, किसी घटना का घटित होना। जिस मैकेनिज्म से, जिस सिस्टम से, जिसके जरिए ये सारे के सारे फ़ायदे अकर करवाए जाते हैं। यार करवाए जाते हैं या अकर होते हैं भाई, इसमें पैसिव की ज़रूरत ही क्या है, कौन करवाएगा अकर। बेनिफिट तो खुद ही अकर हो रहे हैं ना, बेनिफिट तो खुद भी घटना जो है घटित हो रहे हैं। जैसे आप बोलते हो एन एक्सीडेंट हैज़ अकर्ड, एक एक्सीडेंट घटित हो गया है ना। यहाँ पे बिल लगा के इसको पैसे बना दूँ, एन एक्सीडेंट हैज़ बीन अकर्ड, तो आपसे पूछेगा किसने अकर करवाया। आप बोल रहे हो एक्सीडेंट को अकर करवाया गया, तो किसने करवाया, तो ऐसा कोई काम यहाँ पे हुआ नहीं है, एक्सीडेंट खुद ही घटित हुआ है। वैसे ये बेनिफिट्स भी जो हैं खुद ही जो अकर हो रहे हैं, इसलिए आर अकर्ड नाम लिख करके मैं यहाँ पे इसको एक्टिव में बदल दूंगा, आर को निकाल दूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा अकर, समझ गए ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव यही होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इसका पैसिव बना दो तो इसके आगे आप इज आर जो है लगा करके प्लस में V3 कर देते हो। तो मैंने पैसिव से एक्टिव में बदल दिया, बेनिफिट्स लिख दिया, बेनिफिट्स यूजली अकर। अब देखो एरर नंबर 3, लेस वर्सेस लेसर। अच्छे से जानते हो आप, जब भी मात्रा की यानी कि क्वांटिटी की बात हो, अमाउंट की बात हो, तो आप यूज़ करते हैं लेस को। लेसर का मतलब क्या होता है, वैल्यू में कम। जैसे मैं आपको बोलूँ दिस वॉज अ लेसर मिस्टेक, मतलब ये छोटी मिस्टेक थी, इस मिस्टेक की वैल्यू कम है, समझ गए ना। ही इज़ अ लेसर मैन, वो एक जो है कम महान आदमी है, लेसर मैन है मतलब ज़्यादा वो जो है उसमें मैनली जो है मैनहुड नहीं है, समझ गए ना। लेसर मिस्टेक मतलब छोटी मिस्टेक, लेसर मैन मतलब छोटा आदमी। अगर इसका उल्टा कर दूं तो बन जाएगी ग्रेटर मिस्टेक या ग्रेटर मैन। तो लेस और लेसर में यही डिफरेंस है। लेसर का मतलब होता है कम महान या ओहदे में छोटा। हम यहाँ पे क्लियर के कम होने की बात कर रहे हैं, साफ कम है, मात्रा है जो क्लियरिटी की कम है, तो मात्रा के लिए आप लेस को यूज़ करें, लेसर को यूज़ ना करें, है ना। तो थर्ड नंबर एरर आपकी यहाँ पे लेस लगा हुआ होना चाहिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ये सेंटेंस थोड़ा सा इजी था, इसमें भी बहुत सारी एरर्स आपको मिलेंगी, है ना। पहले इसको हम जो है ट्रांसलेट करेंगे, फिर एरर्स को पकड़ने वाले हैं। एक बार आप खुद से देख लें, चलो आराम से वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आइडेंटिफाई करना। कह रहा नॉट विद स्टैंडिंग ऑफ द ग्रोइंग यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, more than 80% of the world's energy still comes from burnt fossil fuels and will continue to do so for decades to come, as we simply cannot be able to replace it with renewable energy through enough fastly। देखो सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लंबा है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, इन सब का मतलब होता है बावजूद।
कह रहा है बावजूद, अच्छा किसके, बढ़ते हुए यूज़ के, इस्तेमाल के, रिन्यूएबल एनर्जी के। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि आप रिन्यू कर सकते हो, है ना, जैसे सोलर पावर है, विंड पावर है। तो कह रहा है बावजूद बढ़ते हुए इस्तेमाल के रिन्यूएबल एनर्जी के, ज़्यादातर जो है ना, मोर देन 80% से ज़्यादा दुनिया की जो एनर्जी है वो अभी भी कम फ्रॉम होती है, आती है कहाँ से, जले हुए फॉसिल फ्यूल से, जले हुए कोयले से, जले हुए जो भी फॉसिल फ्यूल्स है, गैस है, पेट्रोलियम है। और कह रहा है यही एनर्जी विल कंटिन्यू, ये जारी भी रखेगी, कंटिन्यू करेगी ऐसा ही करना, टू डू सो। अच्छा कब तक होगा ये काम, 4 डेकेड्स, कई दशकों तक ये काम होने वाला है आने वाले टाइम में, टू कम, डेकेड्स टू कम मतलब आने वाले कई दशक। अच्छा ऐसा क्यों है, कह रहा है एज, क्योंकि हम जो है सिंपली एबल नहीं हो सकते हैं, कैन नॉट बी एबल, हम जो है इस चीज़ में सक्षम नहीं हो सकते हैं कि हम रिप्लेस कर दें, किसको भाई, इस फॉसिल फ्यूल को, इसको रिप्लेस कर दें रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में इनफ फास्टली, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, जल्दी से, है ना, पर्याप्त रूप से जल्दी से। तो आपको देखो पहले से ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी तो बना रहे हैं, लेकिन हमारी एनर्जी की नीड्स बहुत बढ़ गई हैं, तो इस वजह से रिन्यूएबल एनर्जी जो बना रहे हैं ना वो बहुत कम है आज भी, ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है हमारा आज भी फॉसिल फ्यूल को जलाने से आता है। समझ गए सेंटेंस को, आओ इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद में लगा हुआ है ऑफ। मैं एक बार ब्रेक कर देता हूँ, फिर एरर्स देखना, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है बावजूद, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ दोनों जो है इसके सिनोनिम है, ठीक है। इस नॉट विथ स्टैंडिंग ऑफ का जो ऑब्जेक्ट है वो है यूज़। यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल। यूज़ कैसे है, ग्रोइंग एक एडजेक्टिव है, बढ़ता हुआ इस्तेमाल, घटता हुआ भी हो सकता था, बढ़ता हुआ भी हो सकता था, एडजेक्टिव का यही काम है किसी चीज़ के बारे में बताना। तो हम बात कर रहे हैं बढ़ते हुए इस्तेमाल की। इस्तेमाल किसका है, ऑफ लगा के बता रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का। ऐसी एनर्जी जो रिन्यूएबल हो, एबल पीछे लगा हुआ है तो एडजेक्टिव होगा, ये बता रहा है किसी चीज़ के रिन्यू होने की क्वालिटी को, तो ये एडजेक्टिव ने एनर्जी को मॉडिफाई कर दिया। अब ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब ध्यान देना, अभी तक आपको सब्जेक्ट नहीं मिला है ना, सब्जेक्ट है कहाँ, अब हम देखेंगे। कोमा के बाद देखो, मोर एक एडजेक्टिव है, देन एक कंजंक्शन है, और 80 भी एक न्यूमरल एडजेक्टिव है। देखो मोर देन 80 का मतलब पता क्या है, जैसे आपने 10 लिखा, 10 एक नंबर है, एक एडजेक्टिव है, और अगर आपने 11 लिखा ये भी एक एडजेक्टिव है। अगर मैं मोर देन 10 लिखूँ तो इसका मतलब क्या है, 10 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये भी तो एक नंबर ही है ना। तो ये मोर देन 80 जो है ना, ये पूरा एक एडजेक्टिव फ्रेज है। देन कंजंक्शन से 2 एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं और दोनों को आपस में कंपेयर करवा रहा है, 80 से ज़्यादा, है ना, 81, 82, 83, 85। और ये जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज, ये है आपका नाउन। इस नाउन ने बन गया आपका फर्स्ट सब्जेक्ट। थोड़ा सा गहरा है ना। सब्जेक्ट आपका अभी तक आपको यहाँ तक मिला नहीं, ये प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया यूज़। ग्रोइंग एक एडजेक्टिव है, इसने इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर दिया। ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है एनर्जी, रिन्यूएबल ने एनर्जी को मॉडिफाई कर दिया। रूल नंबर 1 कहता है हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस में होना चाहिए। कोमा के बाद हमने देखा परसेंटेज नाम का जो ये सिंबल है, ये हमारा सब्जेक्ट है। परसेंटेज एक सब्जेक्ट ही होता है, एक नाउन ही होता है, और ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई किया मोर देन 80 नाम के एडजेक्टिवल फ्रेज ने, जिसमें कंजंक्शन है, बीच में देन, और मोर और 80 दोनों एडजेक्टिव हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखो ये परसेंटेज जो है ये बन गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को चाहिए वर्ब, ऑफ प्रेपोजिशन है, इसकी ऑब्जेक्ट बन गया एनर्जी, वर्ड्स एक पजेसिव है, एनर्जी को मॉडिफाई कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव नाउन। अब आगे बढ़ो, स्टिल एक एडवर्ब है। देखो स्टिल का मतलब होता है अभी भी, एडवर्ब ऑफ टाइम है, कब तक कौन सा काम हो रहा है, अभी भी वही काम हो रहा है। स्टिल मतलब अभी भी एक एडवर्ब ऑफ टाइम को बताता है। अब देखो इसके बाद रखी हुई है इसकी वर्ब कम्स। परसेंटेज नाम के नाउन की वर्ब बन गई आपकी कम्स। परसेंटेज की वर्ब सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है, बाद में चेक करेंगे ये सही है गलत है। आगे बढ़ो अभी। फॉर प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल एक कंपाउंड नाउन है, फॉसिल भी एक नाउन, फ्यूल भी एक नाउन, दोनों मिल करके बन गए कच्चा तेल, है ना, फॉसिल फ्यूल। बर्न्ड एक एडजेक्टिव है, कैसा कच्चा तेल, कैसा फॉसिल फ्यूल, जला हुआ फॉसिल फ्यूल। तो जले हुए फॉसिल फ्यूल से हमारी एनर्जी आती है। अब एंड एक कंजंक्शन है, इसके बाद में एक वर्ब रखी है, मतलब ये 2 वर्ब्स को जोड़ने वाली कंजंक्शन है। तो पहली वर्ब जो आई थी आपके पास परसेंटेज की, वो आई थी कम्स, वर्ब नंबर 1, और दूसरी जो वर्ब आई है वो आई है विल कंटिन्यू, वर्ब नंबर 2। सब्जेक्ट नंबर 1 की 2 वर्ब्स हैं, वर्ब 1.1 और वर्ब 1.2। समझ गए ना, एंड कंजंक्शन से दोनों वर्ब्स जुड़ी हुई हैं। अब देखो क्या होगा कंटिन्यू, टू डू, ये कंटिन्यू रहेगा, ऐसा करना, कंटिन्यू टू डू एक इन्फिनेटिव है, कंटिन्यू वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। विल कंटिन्यू व्हाट, इट विल कंटिन्यू टू डू। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई देने वाला इन्फिनेटिव कहलाता है, एक जो है नाउन इन्फिनेटिव। एक्चुअल में ये मॉडिफाई नहीं कर रहा है, नाउन इन्फिनेटिव है, वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। कंटिन्यू क्या करेगा, इट विल कंटिन्यू टू डू, और डू व्हाट,
इस इन्फिनेटिव ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया सो नाम का प्रोनाउन। सो का मतलब है जो ऊपर हुआ है उसी की बात कर रहा हूँ, जो हुआ है सो वैसा का वैसा। फॉर प्रेपोजिशन है, अब ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया डेकेड्स। डेकेड्स का मतलब होता है दशक, एस लगा हुआ एक नाउन है। और डेकेड्स कौन सी है? टू कम आने वाली। ये टू कम नाम का इन्फिनेटिव इस डेकेड के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देखो बहुत इजी है सब कुछ, अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, है ना। दिमाग में आपका बेसिक में चलवा चुका हूँ, इन्फिनेटिव क्या होता है ना, प्रेपोजिशन क्या होती है। तो ये दिमाग जो आपने वहाँ चलाया सीखा है उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है, तभी आपको इजी लगेगा। ये वाला मैंने नाउन बता दिया टू डू, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसलिए नाउन है क्योंकि वर्ब से वर्ड का रिप्लाई कर रहा है। और ये वाला मैंने एडजेक्टिव बता दिया क्योंकि नाउन के बारे में परिभाषित कर रहा है नाउन को, वो वाली डेकेड्स जो आने वाली है, डेकेड्स टू कम। एज कंजंक्शन है। अब देखो इसके बाद एक और नया क्लोज आएगा, क्लोज नंबर 2 की वर्ब है सिंपली। इसकी वर्ब है कैन नॉट बी। नॉट एक एडवर्ब होती है, कैन भी आपकी वर्ब होगी, वर्ब नंबर 2। सिंपली भी एक एडवर्ब है, सिंपली मतलब किस तरह से, एडवर्ब ऑफ मैनर। सिंपली मतलब साधारण तौर पे सीधे सीधे, है ना, सिंपली मतलब सीधे सीधे। अब देखो कैन नॉट बी, बी फैमिली की वर्ब जब मेन वर्ब बन के आ जाए उसी को हम बोलते हैं लिंक वर्ब। लिंक वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ जाता है, तो वी का जो एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना वो बना एबल, है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा एबल किस लिए? टू रिप्लेस, रिप्लेस करने के लिए। एबल एडजेक्टिव को इस टू रिप्लेस नाम के इन्फिनेटिव में मॉडिफाई किया एडवर्ब बन के। जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब, जो नाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव। समझ गए ना। तो ये एडवर्बियल इन्फिनेटिव है टू रिप्लेस। रिप्लेस किसको करना है? इन्फिनेटिव ने ऑब्जेक्ट ले लिया अपना इट नाम का प्रोनाउन। अब देखो विद प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एनर्जी। अच्छा रिप्लेस कैसे करना है? फास्टली इनफ। इनफ एक एडवर्ब है, फास्टली एक एडवर्ब है। ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। रिप्लेस कैसे करना है? बहुत तेज़ी से। समझे मेरी बात को? कोई पूछे रिप्लेस कैसे करना है? बहुत तेज़ी से। तो ये कैसे का रिप्लाई करने वाला एडवर्ब ऑफ मैनर है, और कैसे वाली जो एडवर्ब है इसकी इंटेंसिटी को बताने वाला जो है दूसरा एडवर्ब इनफ। अब एक बार पूरा रिपीट कर दूं, फिर इसमें से एरर्स निकालेंगे। देखो परसेंटेज आपका पहला सब्जेक्ट था और इसकी दो वर्ब्स हैं। सब्जेक्ट 1 की वर्ब नंबर 1.1 और वर्ब नंबर 1.2। दो वर्ब कैसे हैं? एंड कंजंक्शन से दोनों जुड़ी हुई हैं। अच्छा सब्जेक्ट नंबर 2 है सिंपली के पहले जो लिखा हुआ है वी, और इसकी वर्ब है कैन नॉट बी, वर्ब नंबर 2। ये नॉट बीच में एडवर्ब है। अब बाकी सब हम जोड़ देंगे। ये पूरा हो गया प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट हो गया यूज नाम का नाउन, इसको मॉडिफाई कर दिया ग्रोइंग नाम के एडजेक्टिव ने। ये हो गया प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट हो गया एनर्जी, इसको मॉडिफाई कर दिया रिन्यूएबल नाम के जो है एडजेक्टिव ने। मोर देन 80 अपने आप में एक एडजेक्टिवल फ्रेज है, दोनों एडजेक्टिव मिले हुए हैं, आपस में कंपैरिजन हो रहा है देन नाम की कंजंक्शन से। कंजंक्शन का ये काम होता है एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, दो जो है वर्ब्स को, दो नाउन्स को इस तरह से आपस में मैच करवाना। ठीक है। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एनर्जी, वर्ड्स नाम का पजेसिव इसको मॉडिफाई कर रहा है। स्टिल एडवर्ब होगी, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। फ्रॉम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फॉसिल फ्यूल्स, एक कंपाउंड नाउन है, और ये कंपाउंड नाउन मॉडिफाई हो रहा है जले हुए इस बर्न नाम के एडजेक्टिव से। अच्छा कंटिन्यू क्या करेगी? कंटिन्यू टू डू, ऐसा ही करना, डू सो। तो ये टू डू जो है नाउन इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, वर्ब से वर्ड का रिप्लाई कर रहा है, और इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है सो नाम का प्रोनाउन। ये सो बता रहा है जो ऊपर हुआ है ना, वही सब जो है आगे भी होने वाला है। फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है डेकेड्स, डेकेड्स है टू कम आने वाली। डेकेड्स के बारे में बताने वाला इन्फिनेटिव है जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिवल इन्फिनेटिव। नाउन के बारे में बता रहे हैं ना, तो एडजेक्टिव है। ये कंजंक्शन के बाद ही सब्जेक्ट नंबर 2 आया था। इसके पास दो एडवर्ब्स हैं, पहली दो हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में रखी हुई है, दूसरी एडवर्ब ऑफ मैनर है, हेल्पिंग वर्ब से पहले रखी हुई है ना। अच्छा एबल एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया क्योंकि आपकी मेन वर्ब बी फैमिली की वर्ब आई है, इसलिए एबल किस काम में? रिप्लेस करने में। एबल के लिए एडवर्बियल इन्फिनेटिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब कहलाता है, इन्फिनेटिव एडवर्बियल हो गया। इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है इट नाम का प्रोनाउन, विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया एनर्जी। रिन्यूएबल अगेन एक एडजेक्टिव है, एनर्जी को मॉडिफाई कर रहा है, और फास्टली एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। कैसे रिप्लेस करना है? बहुत जल्दी तेज़ी से। और कैसे? इनफ फास्टली। इनफ एडवर्ब ऑफ डिग्री होगी, एक दूसरी एडवर्ब की डिग्री को बता रही है, उसके लेवल को बता रही है, एडवर्ब ऑफ डिग्री को जो है इसको हम बोलते हैं। थोड़ा लंबा हो गया ना, चलो आ जाओ फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ एरर्स क्या हैं। देखो 3 प्रपोजिशन है, पहली है डिस्पाइट, दूसरी है इन स्पाइट ऑफ, और तीसरी है नॉट विद स्टैंडिंग। याद रखना इनमें से इन स्पाइट ऑफ तो ठीक है, डिस्पाइट और नॉट विद स्टैंडिंग के बाद ऑफ नहीं आता। समझ गए ना, तीनों एक ही बात है, आप जो लिखना चाहो लिख दो, लेकिन इंस्पाइट के बाद में ऑफ लगाओ, इंस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं आता, और ना ही नॉट विद स्टैंडिंग के बाद में ऑफ आता है, मीनिंग सबका एक है। तो एरर नंबर 1 क्या है आपकी भाई? इस ऑफ को आपने गलत यहाँ पे ऐड किया हुआ है, एरर नंबर 1। अब मैं देखता जाता हूँ, आपको एरर्स बताता जाता हूँ, है ना। मुझे बताओ एनर्जी जो आती है फॉसिल फ्यूल से, और कौन सा फॉसिल फ्यूल? जला हुआ।
मैं आपको बोलूँ ये जला हुआ कोयला पड़ा है, इसको आप इसके ऊपर जरा जो फटाफट जो है आप रोटी बना दो। अरे जो कोयला जल चुका कल रात में, अब उस पर रोटी कैसे बनेगी? कोयला तो ख़त्म हो गया ना। ये फॉसिल फ्यूल से नहीं आती एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से आती है। तो ये बर्न नहीं, यहाँ पे आना चाहिए बर्निंग नाम का प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बर्न्ड फॉसिल फ्यूल से नहीं आती, फ्रॉम प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा बर्निंग नाम का, आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं जीरेंट बोलें, ठीक है ना। फ्रॉम बर्निंग जलाने से, और जलाना किसको है? फॉसिल फ्यूल्स को। इस जीरेंट का ऑब्जेक्ट हो गया फॉसिल फ्यूल्स। बर्न्ड फॉसिल फ्यूल से एनर्जी कैसे आएगी? जलाने से आएगी, है ना। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बर्निंग नाम का जीरेंट इसका ऑब्जेक्ट है फ्रॉम का। और आगे बढ़ो, आपको मैंने कल ही बताया था शायद, कैन प्लस में एबल टू नहीं आता। क्यों नहीं आता? आई एम एबल टू डू दिस एंड आई कैन डू दिस एक ही बात है, लेकिन आई कैन बी एबल टू डू दिस ये गलत हो जाएगा। कैन भी आपकी एबिलिटी को बताता है, एबल भी आपकी एबिलिटी को बताता है। दो चीज़ें एबिलिटी को बताने वाली एक साथ में नहीं आ सकती। जैसे कल मैंने आपको बताया था, कल की क्लास में माइट और मे के साथ में प्रॉबेबली नहीं आता, लाइकली नहीं आता, क्योंकि लाइकली प्रोबेबली जो आने वाले फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को बताते हैं, और माइट और मे का मतलब भी यही है। दोनों को एक साथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है, याद रखें। तो ये डबल वाला काम कर दिया आपने। कैन नॉट बी एबल टू क्या करेंगे आप? विल नॉट बी एबल टू लिखेंगे, है ना, या शैल नॉट बी एबल टू लिखेंगे, एक ही बात है। विल लिख दो, शैल लिख दो, कोई फ़र्क नहीं आएगा। कोशिश करें आप विल ही लगाने की, है ना। वी सिंपली विल नॉट बी एबल टू रिप्लेस इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट एरर क्या है इसमें? फास्टली नाम की कोई एडवर्ब अपने पास नहीं है। आप बोलते हो ना, आई एम गोइंग वेरी फास्टली, मैं बहुत तेज़ी से जा रहा हूँ। फास्टली नहीं, आई एम गोइंग वेरी फास्ट। फास्ट एक एडवर्ब भी है, फास्ट एक नाउन भी है, फास्ट एक एडजेक्टिव भी है। फास्ट सब काम करता है ना, फास्ट एक वर्ब भी है। तो फास्ट की, फास्टली नाम की कोई भी अपने पास फॉर्म है ही नहीं। आप फास्टली नाम का वर्ड कभी भी यूज़ ना करें, एडवर्ब भी फॉर्म के अंदर भी। अब लास्ट एरर बची है, वो अलग से ले जाके बताता हूँ मैं आपको। एक अपने पास एडवर्ब है इनफ। इस इनफ को अगर आप एडजेक्टिव के लिए यूज़ करना चाहते हो तो हमेशा एडजेक्टिव के बाद में यूज़ करें। एडवर्ब इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद में आएगी, लेकिन इनफ अगर खुद ही एडजेक्टिव वो नाउन के लिए आ रहा हो तो आप जो है नाउन से पहले इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। शी हैज़ इनफ स्किल्स टू फिनिश दिस टास्क इन टाइम। उसके पास पर्याप्त स्किल्स हैं इस टास्क को पूरा करने में वक्त के अंदर, वक्त रहते, इन टाइम। देखो यहाँ पे इनफ जो है स्किल्स नाम के नाउन के लिए है। स्किल्स एक कॉमन नाउन भी हो सकता है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है, दोनों तरह का नाउन होता है स्किल्स। तो स्किल्स अगर एक नाउन है, इसके लिए अगर इनफ को आप लगा रहे हो तो इनफ बन गया एक एडजेक्टिव। पर्याप्त स्किल्स है ना, एडजेक्टिव फॉर्म में नाउन से पहले इनफ को लगाया सेंटेंस में, नो एरर। अगला देखो, शी इज़ इनफ इंटेलिजेंट टू फिनिश दिस टास्क इन टाइम। वो पर्याप्त इंटेलिजेंट है इस टास्क को फिनिश करने के लिए वक्त रहते। अब देखो यहाँ पे इंटेलिजेंट नाम के एडजेक्टिव के लिए फिनिश को लगाया गया, इनफ को लगाया गया। यहाँ पे स्किल्स नाम के नाउन के लिए उसके पास स्किल्स हैं, यहाँ पे इसके बाद में एडजेक्टिव आ रहा है, वो पर्याप्त इंटेलिजेंट है। अब यहाँ पे ये एडवर्ब बन गया है, इसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। एडवर्बियल पोजीशन में एडजेक्टिव के बाद में आप इनफ को लिखें, ठीक है। तो शी इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू फिनिश दिस टास्क इन टाइम। तो हमेशा चेक करें आप, वो एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले, एडवर्ब है तो एडजेक्टिव के बाद। वी डोंट हैव मनी इनफ टू बाय दिस हाउस। हमारे पास पर्याप्त मनी नहीं है इस घर को खरीदने के लिए। मनी एक नाउन है, इसके बाद इनफ आ रहा है, गलत हो रहा है। एडजेक्टिव इनफ है, इससे पहले आएगा। वी डोंट हैव इनफ मनी टू बाय दिस हाउस। लेकिन ऐसा बोलूँ, वी आर नॉट रिच इनफ टू बाय दिस हाउस। हम इतने अमीर नहीं है इस घर को खरीद पाए। अब यहाँ पे रिच एक एडजेक्टिव है, रिच का मतलब होता है अमीर। अमीर के लिए एडवर्ब आइए इनफ, इसकी पोजीशन पहले नहीं बल्कि बाद में होगी। वी आर नॉट रिच इनफ टू बाय दिस हाउस। तो याद रहेगा ना हमेशा। अब इस केस में देखो, इनफ जो है वो एक एडवर्ब है मेरे भाई। हम नहीं रिप्लेस करेंगे इस एनर्जी को फास्टली इनफ, है ना। इनफ एक एडवर्ब है, एडवर्ब आएगी फास्टली के बाद में। पहले तो इसको फास्ट में बदल दो और लिखो फास्ट इनफ। इनफ फास्टली नहीं, फास्ट इनफ। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट सेंटेंस आज का, जिसको थोड़ा सा डोज ज़्यादा लग रहा हो ना तो ब्रेक ले लेना, क्योंकि ये चीज़ बहुत आसान नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। जिसका डेडिकेशन है 100% उसको तो आएगा मज़ा। आप अभी खुद ही अंदाज़ा लगा लो, अगर आपको 100% मज़ा आ रहा है ना इस काम में जो मैं करवा रहा हूँ, एटलीस्ट आप 80% समझ पा रहे हो। मैं 100% नहीं बोलता, समझ पा रहे हो 80%। और आपके मन में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार मैं सीख पा रहा हूँ, देखो सर सिखा रहे हैं और मुझे पता लग रहा है, तो आप इंग्लिश में बिल्कुल ट्रैक पे हो।
ठीक है, लिटमस टेस्ट है ये। और फिर दूसरे वाले इंसान वो हैं जो ऐसा है जिनको 20-30% समझ में आ रहा है और उनको डर भी लग रहा है, फियरफुल हो रहे हैं वो, सर ये क्या करवा रहे हैं। आपकी इंग्लिश बिल्कुल ट्रैक पे नहीं है और मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ, आप इंग्लिश की वजह से ही अपने एग्ज़ाम्स के अंदर फेल भी होते हो। अगर आप होते हो तो भगवान ना करे आप फेल ही रहो, आप पास करो, अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन अगर आप 20-30% समझ पा रहे हो और आपको डर लग रहा है ना, इंग्लिश में आप ट्रैक पे नहीं है आपकी गाड़ी। देख लो कैसे ट्रैक पे लानी है, कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है ना। चलो, ट्रैक पे लाने वालों के लिए चैनल के होम पेज पे जाओ, ऊपर ही रखिए कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। इस प्लेलिस्ट को शुरू कर दो आज से ही, 40 घंटे में इसी ट्रैक पे आ जाओगे सबके सब। कैरेफ फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक इरप्शंस ओवर द लास्ट 5 million years, the Hawaiian Islands containing an incredibly wide varieties of species found nowhere else on earth। ये एक जीनियस सेंटेंस है। कैसे? बहुत ही कूल एरर है इसके अंदर, कैट लेवल की एरर है, ठीक है ना। तो आप समझ लेना, है बहुत अच्छे लेवल का जो है सेंटेंस है। एक बार इसको ब्रेक करेंगे बहुत इजी बन जाएगा। कह रहे फॉर्म हुए हैं जो, और किसके जरिए? वोल्केनिक इरप्शंस के जरिए। इरप्शन का मतलब होता है ब्लास्ट, वोल्केनिक मतलब ज्वालामुखी से होने वाला। कह रहे जो फॉर्म हुए हैं, जो बने हैं ज्वालामुखी में ब्लास्ट के जो है विस्फोट के बाद। और कब? लास्ट 5 million ईयर्स के ओवर। ओवर का मतलब होता है ड्यूरिंग, टाइम पीरियड के साथ में ओवर जब आ जाए ना तो उसका मतलब होता है दौरान। तो लास्ट 5 मिलियन सालों के दौरान, 50 लाख सालों के दौरान। कह रहे ये जो चीज़ है ना जो इस तरीके से बनी है ज्वालामुखी से, कह रहे ये हवाईन आइलैंड जो हैं कंटेनिंग करने वाले हैं जो एक इनक्रेडिबली वाइड वैरायटी को स्पीसीज़ की, कई सारे नस्लों की एक बहुत ही बड़ी जो है वैरायटी को कंटेन करने वाले हैं। और इनक्रेडिबली वाइड है, इनक्रेडिबली मतलब अविश्वसनीय तौर पे, जिस पे विश्वास ही ना आए। इतने ज़्यादा स्पीसीज़ मिलेंगी आपको जानवर की, आपको लगेगा कि मैं अलग अलग देशों में घूम रहा हूँ, हवाई आइलैंड पे मिल जाएंगी सारी की सारी, है ना। और ये वो स्पीसीज़ हैं जो पाई जाती हैं नोवेयर एल्स, और कहीं भी नहीं अर्थ पे, हमारी ज़मीन पे। समझ गए? चलो आओ ब्रेक करेंगे। लास्ट सेंटेंस है, फटाफट देखो, फिर एक आपको क्विज दूंगा आज का, आपको उसको भी ब्रेक करना है, ठीक है ना। फॉर्म्ड एक एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। याद रखें, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी अकेले आ जाए, उसके पहले हैज़, हैव, हैड ना हो तो ना तो वो एक्टिव सेंटेंस है, और उससे पहले कोई बी फैमिली की वर्ब ना हो, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो ना वो पैसिव सेंटेंस है। वो वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है ही नहीं, वो है अचानक से आई हुई V3। समझ गए ना। हैज, हैव, हैड नहीं हो और बी फैमिली की कोई वर्ब नहीं हो तो ना तो एक्टिव की वर्ब है ना पैसिव की वर्ब है, ये अचानक से आई हुई V3 है। इसका दूसरा नाम होता है इंग्लिश में पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो कह रहा है ये जो एडजेक्टिव है फॉर्म्ड एडजेक्टिव हो गया अपना, जो बने हुए हैं फॉर्म्ड, और किससे बने हुए हैं? वोल्केनिक इरप्शन से। बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया इरप्शंस, एक कॉमन नाउन है, वोल्केनिक एक एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। ओवर प्रेपोजिशन आ गई, इसका ऑब्जेक्ट है लास्ट 5 मिलियन ईयर्स। देखो ओवर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ईयर्स, ईयर्स कितने हैं? पिछले 5 मिलियन, पिछले 50 जो है लाख साल, है ना। तो लास्ट 5 मिलियन ने ईयर्स नाम के नाउन को मॉडिफाई किया। अब देखो रूल नंबर 1 लगाओ, सब्जेक्ट ढूंढना है हमें। सब्जेक्ट अभी तक तो मिला नहीं। सब्जेक्ट आपका हवाईन आइलैंड्स, समझ गए ना। हवाईन आइलैंड्स को आप कंपाउंड नाउन मान लो, चाहे इसको एडजेक्टिव मान लो, इसको नाउन मान लो, जैसा मानना मान लो। अब यहीं पे ध्यान देना है, ये जो पूरा एडजेक्टिव फ्रेज बनाया है ना ऊपर फॉर्म्ड, ये हवाईन आइलैंड्स के लिए आया है। जो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होता है उसी के लिए ही प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल को यूज़ किया जाता है ना। तो ये फॉर्म जो है ये हवाईन आइलैंड्स ही हुए हैं, है ना। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं इस तरह से। अब देखो हवाईन आइलैंड्स की वर्ब है कंटेनिंग। कंटेनिंग एक वर्ब भी हो सकती है और एक एडजेक्टिव भी हो सकती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी भी इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिंग, बीन के बिना आ जाए तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर इनके बिना आ जाए तो वो कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकती। जैसे मैंने आपको बताया ना, V3 को मेन वर्ब बनने के लिए क्या चाहिए? हैज़, हैव और हैड एक्टिव में, और बी फैमिली की सारी वर्ब पैसिव में। वैसे ही वी की आईएनजी को मेन वर्ब बनने के लिए चाहिए इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, मीन। तो यहाँ पे नहीं आ रही ना, तो आइलैंड्स के लिए एक एडजेक्टिव है कंटेनिंग नाम का, ये वाला नाउन। वो वाले आइलैंड्स जो कंटेन करते हैं, और किसको करते हैं? एक इनक्रेडिबली वाइड वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ को। कंटेनिंग एडजेक्टिव, कंटेनिंग पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है वैराइटीज़, और वैरायटी हैं बहुत वाइड ने इस वैराइटीज़ को मॉडिफाई किया। और कितनी वाइड है? इनक्रेडिबली वाइड है। एडवर्ब ऑफ मैनर ने इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। और प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है स्पीसीज़। स्पीसीज़ एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल स्पीसीज़ लिखा जाता है। इस केस के अंदर हम स्पीसीज़ को प्लूरल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बहुत सारी नस्लें हैं, वाइड वैरायटी ऑफ स्पीसीज़। अब ध्यान से देखना, स्पीसीज़ के लिए हमने एक दूसरा एडजेक्टिव लगाया, वो वाली स्पीसीज़ जो पाई जाती हैं
कहीं भी नहीं हमारी अर्थ पे, हमारे ज़मीन पे। समझे मेरी बात को? तो फाउंड नोवेयर एल्स ऑन अर्थ, ध्यान देना, नोवेयर एल्स एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कहाँ पाई जाती हैं भाई? कहीं भी नहीं पाई जाती। नोवेयर एल्स जो है कहीं भी नहीं, इसके पाए जाने के पते को बता रहा है। अब आप बोलोगे सर कहीं पाई नहीं जा रही, अरे कहीं भी नहीं पाया जाना, ये भी तो एड्रेस है ना उसका, गायब है वो, कहीं और नहीं मिलती है। तो फाउंड नाम के एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब हमने बताई है नोवेयर एल्स, ऑन प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है अर्थ। एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर एरर्स निकालेंगे इसमें से। ये हो गया एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल, ये आया हवाईन आइलैंड्स के लिए, ये आपका सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब हमें पता नहीं कहाँ है। अच्छा, बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इरप्शंस, ओवर का ऑब्जेक्ट है ईयर्स। ये कंटेनिंग आइलैंड्स को मॉडिफाई कर रहा है, ये वो आइलैंड्स है जो कंटेन करते हैं और किसको? वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ को। ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट स्पीसीज़ और कंटेन करते हैं वैराइटीज़ को। वैराइटीज़ हो गया कंटेनिंग पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट। वाइड एक एडजेक्टिव, इनक्रेडिबल एक एडवर्ब, दोनों एक दूसरे को मॉडिफाई कर रहे हैं सीक्वेंस में। स्पीसीज़ वो वाली है जो कहीं नहीं पाई जाती। स्पीसीज़ के लिए एडजेक्टिव है फाउंड, एडवर्ब है नोवेयर एल्स, ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अर्थ। चलो अब आ जाओ एरर पे। देखो एरर नंबर 1 है, बहुत सिंपल सी है। आपको रूल नंबर 2 के हिसाब से सब्जेक्ट की वर्ब चाहिए थी। सब्जेक्ट आइलैंड्स, वर्ब मिली नहीं, वर्ब इसको बना देते, लेकिन ये है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म इज़, एम, आर, वॉज, वर के बिना मेन वर्ब बन नहीं सकती। अब आपको इसको वर्ब बनाना पड़ेगा एडजेक्टिव की जगह। या तो यहाँ पे आर लगा दो, आइलैंड्स आर कंटेनिंग, या फिर इसको बना दो कंटेन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ध्यान देना, आप आर इसके आगे लगा नहीं पाओगे क्योंकि कंटेन एक स्टेटिव वर्ब है। हैविंग, हैव करना, रखना किसी चीज़ को, कंटेन करना, कंप्राइज करना, ये सब ऐसी वर्ब्स हैं जो स्टेट को बताती हैं, अवस्था को बताती हैं। तो ये सारी की सारी वर्ब कभी भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं होती। जैसे सी है, हियर है, लिसन है ना, इनको कभी भी आप आईएनजी फॉर्म के अंदर मेन वर्ब बना करके यूज़ नहीं करते हो। तो अब क्या करें? स्टेटिव वर्ब होने की वजह से इसको मेन वर्ब बनाने के लिए आर ना लगा करके इसको मैं इंडेफिनिट टेंस में बनाऊंगा और बनाऊंगा कंटेन। एस नहीं आएगा, आइलैंड्स प्लूरल है, समझ गए ना। हवाईन आइलैंड्स कंटेन एन इनक्रेडिबली वाइड वेराइटीज ऑफ स्पीसीज। एरर नंबर 1। अच्छा, एरर नंबर 2 ध्यान से समझो, ये कंटेन करती है एक वाइड, इनक्रेडिबली वाइड वैरायटी को। देखो वैराइटीज़ एक प्लूरल नाउन है, एन सिंगुलर नाउन्स के आगे आता है। या तो इसको निकाल दो एन को, कंटेन इनक्रेडिबली वाइड वैराइटीज़ ऐसा लिख दो, और या फिर क्या करो, इस एन को रख लो और वैराइटीज़ का पीछे का एस निकाल दो, है ना, वैरायटी लिख दो इसको। तो कंटेन एन इनक्रेडिबली वाइड वैरायटी ऑफ स्पीसीज, ये होगी आपकी एरर नंबर 2। तीसरी, इसमें कोई एरर नहीं है। कुछ लोगों को लगेगा यहाँ पे एल्स को निकाल देना चाहिए, लेकिन एल्स आएगा, यहाँ पे एल्स का आना जरूरी है। आप सबसे मैं सवाल पूछता हूँ, एल्स को निकाल देने से सेंटेंस के मीनिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर यहाँ पे मैं एल्स को निकाल दूँ तो सेंटेंस का मीनिंग कैसे गलत हो जाएगा? जरूर से बताना कमेंट्स में। आंसर मैं आपको कमेंट्स में डाल के बता रहा हूँ, है ना, फर्स्ट कमेंट में आपको आंसर मिलेगा। चलिए, आपका क्विज़ का क्वेश्चन आज का, फटाफट से इसको देख लो। इसको ब्रेक करना है और ब्रेक करके 2-3 एरर्स, जितनी भी एरर्स है इसमें आपको जो है, आप पूरा सेंटेंस सही करके लिख दो, है ना। एरर्स वेरर्स सब आ जाएंगी उसके अंदर। मैं जो सही सेंटेंस जो है क्विज़ में डाल रहा हूँ अपने फर्स्ट कमेंट में, क्विज़ के आंसर में, वहाँ से मैच कर लेना। ज़रूर से पोस्ट करना, कितना समझ में आया ये भी बताना। अगली जो क्लास शुरू करूँगा इसी सेंटेंस के साथ शुरू करूँगा। पहले इसको ब्रेक करूँगा नेक्स्ट वीक और फिर ही आगे क्लास को बढ़ाऊँगा। चलिए, मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना भाई। अंटिल देन, साइनिंग आउट।